नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्न। या आपको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होंगी उसकी तैयारी में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। और ये देखिए, युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी द्वारा 18 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है। इसके आंसर फटाफट करिए। मनुष्य के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन की क्रिया से संबंधित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन जो है इसमें श्वसन की क्रिया से संबंधित नहीं है। देखिए, श्वसन की क्रिया से वायु कोशिका, सूक्ष्म श्वास नली और फुफ्फुस आवरण, ये तीनों संबंधित हैं। लेकिन केशिकास्तवक ये जो है श्वसन से संबंधित नहीं है। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। केशिकास्तवक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केशिकास्तवक का कार्य ग्लोम्युलर फिल्टर का उत्पादन करने के लिए प्लाज्मा फिल्टर करना है। ये प्लाज्मा को फिल्टर करता है, जबकि बाकी तीन श्वसन प्रक्रिया में काम आती हैं। केशिकास्तवक का कार्य जो है ग्लोम्युलर फिल्टर का उत्पादन करने के लिए प्लाज्मा फिल्टर करना है, जबकि बाकी तीन जो श्वसन प्रक्रिया में काम आती हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। निखित पशु में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी पशु समूह का नहीं है? कौन जो है स्तनपायी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए दोस्तों फटाफट। और ये देखते रहे कौन से परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, इसमें जो कंगारू है, हिप्पोपोटामस है और व्हेल है, ये तीनों जो है स्तनपायी हैं। जबकि स्कोलियोडोन स्कोलियोडोन जो है ये स्तनपायी नहीं है। इसी को आप लोग डाग फिश कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्कोलियोडोन जो एक स्तनपायी नहीं है। ये देखिए, स्कोलियोडोन डाग फिश यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये मछली है, मान मछली की तरह दिखती है, लेकिन ये मछली है नहीं। देखिए, द सुपर क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यहाँ पर फिर इनको 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो स्कोलियोडोन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक स्तनपायी नहीं है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। स्कोलियोडोन मत्स्य वर्ग का प्राणी है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यह अपने बच्चे को अंडे के माध्यम से जन्म देती है। यह अपने शरीर के अंदर ही अंडे को सेती है। तो ये जो है अंडे के माध्यम से बच्चे को जन्म देती है। और अंडा जो है, जैसे मुर्गी जो है शरीर के बाहर अंडे को सेती है, जबकि ये मछली जो है अपने शरीर के अंदर ही अंडे को सेती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो कितना कैलोरी लेना चाहिए 30 वर्ष से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को? तो ये जो है 1600 से 2400 कैलोरी के बीच में लेना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यूएसडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक विभिन्न उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन निम्नलिखित कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। देखिए, 30 से अर्थात 31 से 35। तो ये देखिए जो रेंज दिया हुआ है 1600 से 2400 तक।
अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों के आधार पर सी निकटतम उत्तर होगा। 1600 से 2400 कैलोरी के रेंज में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए, किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए, सबसे अधिकतम ऊर्जा तो फैट से होती है, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम फैट से होती है, लेकिन फैट तो इसमें दिया नहीं हुआ सबसे अधिकतम। फैट के बाद जो यहाँ पर कह रहा है संतुलित आहार, फैट को संतुलित आहार में नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, बताइए आपको उत्तर क्या होगा? तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट में सबसे अच्छी ऊर्जा मिलती है, और इससे जो ऊर्जा मिलती है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। उसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में संतुलित आहार में भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगी। कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, प्रोटीन से इतने कैलोरी, जबकि वसा से 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से फैट से सबसे ज़्यादा होती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार एक वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? वयस्क हो अर्थात एडल्ट हो और एक्टिव हो, व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? तो ये ज़्यादा होना चाहिए। 2400 जो हम लोग देखे हैं, तो 30 वर्ष उम्र अधिक वालों को 1600 से 2400 कैलोरी के बीच में बता रहा था महिलाओं और पुरुषों को, लेकिन वो निष्क्रिय, लेकिन यहाँ पर सक्रिय बता रहा है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2500 कैलोरी। 2500 कैलोरी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक वयस्क सक्रिय व्यक्ति को लगभग 2500 कैलोरी युक्त ऊर्जा वाला भोजन आवश्यक है। और आगे चलते हैं। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? बताइए, पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के माध्यम से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और नदी तालाब से इवोपोरेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पौधों की पत्तियों या अन्य वायवीय भागों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा, वातरंध्र, हिंदी में वातरंध्र कह रहे हैं, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। इनके द्वारा पानी का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया वाष्पीकरण, ट्रांसपीरेशन कहलाती है। ट्रांसपीरेशन कहलाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? बताइए। ये कृषि प्रावधिक परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा कृषि से जुड़े हुए फैक्ट डीपली पूछ रहा है। तो बताइए, पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। तो इसमें जो है पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण जो है ओरोबंचे होता है, ओरोबंचे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। परजीविता टोटल या पार्शियल हो सकती है। पहला, जीवन पर्यंत पोषक पर परजीवी बनकर
रह सकता है। पहला जो है जीवन पर्यंत जो है, जब टोटल जब करेगा तो ले सकता है। पहला जीवन पर्यंत पोषण पर परजीवी बनकर रह सकता है और पूर्णतः निर्भर होता है, जबकि दूसरा पोषण पर केवल आंशिक रूप से निर्भर रहता है और स्वतंत्र जीवन की प्रवृत्ति दर्शाता है। विशेष शरीर भाग के आधार पर परजीवी को तना, जड़ और पर्ण परजीवी के रूप में श्रेणीगत किया गया है। कसकुटा अमरबेल के पौधे पूर्णतः तना परजीवी होते हैं। अमरबेल के पौधे पूर्णतः तना परजीवी होते हैं, जबकि ओरोबंचे, रेफ्लेसिया, बैलेनोफ्रेरा आदि के पौधे पूर्ण रूप से जड़ परजीवी होते हैं। तो अमरबेल जो है तना परजीवी है और ओरोबांचे, रेफ्लेसिया, बैलेनोफ्रेरा आदि जड़ परजीवी हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्टेम नोडुल्टिंग लेग्यूम की पहचान करें। स्टेम नोडुल्टिंग लेग्यूम की पहचान करें, फटाफट आंसर करिए। स्टेम नोडुल्टिंग लेग्यूम की पहचान करें। ये जो है सेसबानिया एक्यूलेटी इसका आंसर होगा। स्टेम नोडुल्टिंग लेग्यूम की पहचान करो तो सेसबानिया एक्यूलेटी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्टेम नोडुल्टिंग लेग्यूम तने पर गांठ लगाने की विधि, तने पर गांठ लगाने की विधि के अंतर्गत सेसबानिया एक्यूलेटी सम्मिलित है। इसे ढांचा भी कहते हैं। हरी खाद के रूप में ढांचा का उपयोग किया जाता है। इस फसल का इस्तेमाल ऊसर जमीन को सुधारने में भी किया जाता है। इस फसल का इस्तेमाल ऊसर जमीन को सुधारने में भी किया जाता है। इसकी छाल से रस्सियां बनाई जाती हैं। तो जो कृषि फैमिली से जुड़े होंगे वो ढांचा का नाम सुने होंगे। इसका खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको फसल बोने से पहले 1-2 महीना पहले इसको खेत में बो दिया जाता है और जब ये बढ़ जाता है तो इसको फसल खेत में जोत दिया जाता है और ये पत्तियां और तने ये सब उसमें सड़ करके खाद बन जाते हैं। तो वही कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए फटाफट। तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। तो देखिए, क्रायो जो शब्द है ना, ठंड से जुड़ा हुआ है, तो क्रायो संरक्षण कहा जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड में -196 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाता है ताकि उसमें जो है देख रहे हैं कि चीज़ें सुरक्षित रहती लंबे समय तक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्रायो क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे या जानवर के जर्म प्लाज्मा या जनन द्रव्य को लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा द्रव नाइट्रोजन के अति कम ताप पर रखते हैं। इस अति कम ताप पर कोशिकाओं के सभी उपापचयी क्रियाएं रुक जाती हैं। कोशिकाओं की सभी उपापचयी क्रियाएं रुक जाती हैं। अतएव इस तकनीकी से जनन द्रव्य को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग किया जाता है पौधे या जानवर के जो जनन जो अंग है उनको रखने के लिए। और चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? फलारिस माइनर, बताइए।
खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? तो ये ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। खरपतवार फलारिस माइनर ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आता है। यह खरपतवार गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। इस खरपतवार की गहनता इतनी अधिक होती है कि गेहूं की फसल उगना असंभव हो जाता है। तो ये जो है गेहूं की फसल को प्रभावित करता है, फलारिस माइनर। फलारिस माइनर खरपतवार की फसल को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फलारिस माइनर खरपतवार जो गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होता है? बताइए। हेरोइन का नाम सुने होंगे आप लोग, तो वही पूछ रहा है कि हेरोइन जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए। तो ये जो है पोस्ता से प्राप्त होता है। इसको पॉपी प्लांट कहते हैं, पॉपी प्लांट। इसको जो है पॉपी प्लांट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हेरोइन जो है पोस्ता से पॉपी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हेरोइन को डाई एसीटिल मार्फिन, डाई एसीटिल मार्फिन भी कहा जाता है। डाई एसीटिल मार्फिन भी कहा जाता है। हेरोइन को मार्फिन एवं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराकर बनाया जाता है। हेरोइन को मार्फिन एवं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराकर बनाया जाता है। मार्फिन अफीम में पाया जाने वाला एक क्षारीय पदार्थ है। मार्फिन जो है अफीम में पाया जाने वाला एक क्षारीय पदार्थ है, जिसे पोस्ता पौधे पॉपी प्लांट के बिना पके हुए फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। जिसे पॉपी प्लांट के बिना पके हुए फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। पॉपी प्लांट के बिना पके हुए फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कपास में स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? कपास में स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों फटाफट। तो ये हो गया चूसक कीट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं। कपास के पौधों में स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग चूसक कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। स्टेम एप्लीकेशन एक पर्यावरण हितैषी एवं लागत प्रभावी तकनीकी है। स्टेम एप्लीकेशन एक पर्यावरण हितैषी एवं लागत प्रभावी तकनीक है। तो कपास के पौधे में स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग चूसक कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक लोसी के एलीलों के बीच अंतः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। दो या दो से अधिक लोसी के एलीलों के बीच अंतः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। बताइए किस प्रकार से जाना जाता है? फटाफट आंसर करिए। तो इसको जो है एपिस्टालसिस के रूप में जानते हैं। एपिस्टालसिस, एपिस्टासिस, एपिस्टासिस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कभी कभी अलग अलग लोसी पर स्थित दो जोड़ी स्वतंत्र जीन जो एक दूसरे के युग्म विकल्पी नहीं होते हैं,
जीव के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीव दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। एक जीव दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। इस घटना को प्रबलता एपिस्टासिस कहते हैं। इस घटना को प्रबलता एपिस्टासिस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुस्तक फंडी एंड डिजीज इन प्लांट्स के लेखक कौन है? पुस्तक फंडी एंड डिजीज इन प्लांट्स के लेखक कौन है? बताइए। ये पूछा गया है। पुस्तक का नाम फंडी एंड डिजीज इन प्लांट्स, फंगी है। एंड डिजीज इन प्लांट्स, फंजी एंड डिजीज इन प्लांट्स। ये देखिए सब कृषि से जुड़ा हो, इसलिए डीपली पूछ रहा है। तो ये जो है ईजे बटलर साहब हैं। इस पुस्तक के लेखक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स के लेखक जो हैं कौन है? ईजे बटलर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पुस्तक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स के लेखक एडविन जॉन बटलर हैं। एडविन जॉन बटलर हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। एक कीट की रक्त शर्करा है। बताइए। एक कीट की रक्त शर्करा है। रक्त शर्करा बताइए। तो एक कीट की रक्त शर्करा जो होती है उसको ट्रेहालोज कहते हैं। उसको ट्रेहालोज कहते हैं। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रेहालोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है। ट्रेहालोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक व पौधों में पाया जाता है। ट्रेहालोज जो है एक डाई शर्करा है जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक एवं पौधों में पाया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो जाइगोग्रामा याद रहेगा तो काम चल जाएगा। जाइगोग्रामा बिकोलोराटा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। गाजर, गाजर घास पार्थेनियम एक जहरीला खरपतवार है। गाजर घास पार्थेनियम एक जहरीला खरपतवार है। यह आयातित गेहूं से आने वाली प्रजाति है। आयाती गेहूं से आने वाली प्रजाति है। पार्थेनिन नामक हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के कारण इसको जहरीले खरपतवारों की सूची में रखा गया है। पार्थेनिन नामक हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के कारण इसको जहरीले खरपतवारों की सूची में रखा गया है। बहुत अधिक बीजों उत्पादन के कारण ही इसका नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस रखा गया है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस रखा गया है। पार्थेनियम को जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा या मैक्सिकन बीटल का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। पार्थेनियम को जाइगोग्रामा
बाइक्लोरोटा या मैक्सिकन वीटल का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस हार्मोन का उपयोग तृणनाशी के रूप में किया जाता है। हर्बिसाइड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। किस हार्मोन का उपयोग जो है तृणनाशी के रूप में किया जाता है? फटाफट आंसर करिए। तो इसमें जो ऑक्सिन और 2,4-D इन दोनों का प्रयोग जो है हर्बिसाइड के रूप में किया जा सकता है। ऑक्सिन और 2,4-D इन दोनों का प्रयोग हर्बिसाइड के रूप में किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्सिन हार्मोन प्राकृतिक का उपयोग हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। साथ ही सिंथेटिक ऑक्सिन, ये सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D, कृत्रिम ऑक्सिन का प्रयोग भी फसलों में खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। अतः इस प्रश्न में तो दोनों जो है ऑक्सिन चाहे प्राकृतिक हो या सिंथेटिक हो, दोनों का प्रयोग खरपतवारनाशी हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। आंसर करिए फटाफट। तो ये देखिए, दूषणकारी तत्व से दूषणकारी तत्व से मुक्त ये होना चाहिए, खनिज पदार्थों से मुक्त, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट तो है ही लेकिन एसिडिक पीएच ये नहीं है। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। एसिडिक पीएच पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। पीएच पानी की अम्लीयता या क्षारकता को का मापक है। ये 0 से 14 की रेंज में होता है। पीएच मान 7 से कम अम्लता का तथा पीएच मान 7 से अधिक क्षारकता का सूचक है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच जो है 7 होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की गई है? पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की गई है? तो बताइए दोस्तों, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की गई है? ये जो है 0.5 से लेकर 0.7 तक हो सकता है ppm। यहाँ पर देखिए दशमलव लगाया नहीं तो ये तो ऐसे कट जाएंगे। तो यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.5 ppm से 0.7 ppm तक हो सकती है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फ्लोराइड रिसर्च के अनुसार भारत में पीने के पानी में फ्लोराइड इतने मात्रा पूर्व में सिफारिश की जाती है। WHO के अनुसार यह मात्रा 0.7 ppm है। यह मात्रा क्षेत्रीय जलवायु दशाओं पर भी निर्भर करती है। गर्म प्रदेशों में यह मात्रा कम होती है। पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है जो दांत और हड्डियों को प्रभावित करती है। पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है जो दांतों और हड्डियों को प्रभावित करती है। तो अभी जो वर्तमान में 0.5 ppm से 0.7 ppm तक हो सकता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है?
माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, अर्थात आपको शरीर में कम मात्रा में नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बताइए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पर सोडियम और नाइट्रोजन दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो सोडियम और नाइट्रोजन दोनों है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पौधों की वृद्धि के लिए 17 तत्व अनिवार्य माने जाते हैं। उन्हें माइक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल तत्व हैं कौन कौन से? जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मालिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन एवं कोबाल्ट। ये जो हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल तत्व है, कोई एक याद कर लीजिए, बाकी दूसरे को छोड़ दीजिएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। देख लीजिए किसको याद करना आसान होगा। माइक्रो में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम एवं सल्फर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? ऑक्सेलिक एसिड का स्रोत है, बताइए। तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, जबकि सिरका में एसिटिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड और इमली में टार्टरिक एसिड, टमारिंड में टार्टरिक होता है। तो याद करिए, बहुत अच्छे फैक्ट दिए गए। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड और इमली में जो है टार्टरिक एसिड होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज किया था? चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर साहब किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। ये यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। ये यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2018 में भारत से फार्मा निर्यात था। ये पूछ रहा है कि कितना दवा या मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ों का निर्यात हुआ। तो ये दे रहा है $17 बिलियन। आगे चलते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2018 में भारत से फार्मा निर्यात 17.6 बिलियन US$ था। इसका मतलब कि इसके आसपास ही रहता है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर साहब तो चेचक के टीके की खोज किए थे, और आपसे पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, बताइए फटाफट दोस्तों। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे चलते हैं। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। इसकी खोज वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं, जो बाद में बच्चों का रूप ले लेता है।
बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों को देने वाले जानवरों को जरायुज जानवर या वायवी परस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वीविपेरस, इसको थोड़ा सा अंग्रेजी को जब हिंदी में लिखते हैं तो ये गड़बड़ कर देते हैं। वीविपेरस, वीविपेरस। और अंडा देने वालों को ओविपेरस। तो बच्चों को देने वालों को वीविपेरस, बेबी, बेबी से वीवी हो गया, वीविपेरस के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज या वीविपेरस जानवर कहते हैं। जरायु गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों को जरायुज, जरायु में गर्भ होता है उसी को कह रहा है कि जरायुज हो गया, वीविपेरस कहते हैं। तथा अंडे से जन्म लेने वाले जीवों को अंडज कहते हैं। मानव एक जरायुज प्राणी है। तो मानव जो है सीधे बच्चे को जन्म देता है, इसीलिए इसको जरायुज में रखा गया वीविपेरस में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सितंबर 2017 में एशिया का पहला दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण निम्नलिखित किस राज्य के अस्पताल में आयोजित किया गया था? बताइए। दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण निम्नलिखित किस राज्य के अस्पताल में किया गया था? तो ये किया गया था केरल में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। सितंबर 2017 में एशिया का पहला दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि, केरल में 19 वर्षीय श्रेया सिद्धाना गौड़ा का ऑपरेशन डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में किया गया। श्रेया सिद्धाना गौड़ा का ऑपरेशन डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब जब प्रश्न आया था तो उसको देख लिया जाए। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग की जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति के फादर कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के फादर जो नॉर्मन बोरलॉग, तो ये वर्ल्ड के लिए थे और भारत के लिए एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एम एस स्वामीनाथन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी तथा भारत में इसका जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में इसका जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? तो प्याज में जो महक आती है वो किसके कारण आती है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो प्याज में जो महक होती है ये सल्फर के कारण होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं जो हाथ और बर्तन को धुलने के बाद भी प्याज की एक सामान्य गंध छोड़ देते हैं। जो हाथ और बर्तन को धुलने के बाद भी प्याज की एक सामान्य गंध छोड़ देते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जलन, पानी आना इत्यादि सल्फर यौगिक के
कारण ही होते हैं। आंखों में जलन, पानी आना इत्यादि सल्फर यौगिक के ही कारण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्याजों की छिलकी उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? अभी आप लोग देखे हैं, बताइए। सल्फर के कारण होता है, अभी तो जान गए, लेकिन सल्फेनिक अम्ल प्याज से निकलता है, इसी कारण से आंसू आते हैं। सल्फेनिक अम्ल। चलिए और आगे चलते हैं। प्याज की छिलकी उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन उड़ सकता है? बताइए। इनमें से कौन उड़ सकता है? तो हार्नबिल जो है पक्षी है जो उड़ता है। एमू, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ये उड़ नहीं पाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। हार्नबिल उड़ता है। यह छोटे आकार एवं लंबी चोंच वाला पक्षी है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन पानी में तैरता है तथा धरती पर चल सकता है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भी उड़ नहीं सकता। एमू एक बड़े आकार का पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। तो पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और एमू ये तीनों जो है एक पक्षी हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, जबकि हार्नबिल जो है उड़ता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? बताइए दोस्तों फटाफट। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? वर्तमान में वार्षी अपनी वार्षिक छल्ले से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वार्षिक छल्लों को काउंट करके पेड़ की उम्र का पता लगभग लगाया जा सकता है। चलिए और आगे चलते हैं। पेड़ की वार्षिक छल्लों को गिनकर उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। पेड़ में प्रत्येक वर्ष एक नए छल्ले का निर्माण होता है। इन्हीं छल्लों को गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष नए छल्ले का निर्माण होता है। चलिए और आगे चलते हैं। पेड़ के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? बताइए। तो हल्दी पेड़ के किस रूप से किस अंग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है तना से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। हल्दी तने का रूपांतरित रूप है। हल्दी जो है तने का रूपांतरित रूप है। हल्दी का प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। चलिए। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो गुड़हल के फूल का वैज्ञानिक नाम है रोजा हिबिस्कस। और देखिए, जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो आप ये ना सोचिए कि ये पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रोजा हिबिस्कस जो है गुड़हल का ये वैज्ञानिक नाम है। गुड़हल एक महत्वपूर्ण पुष्पीय पौधा है, पुष्प वाला पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम, कुल का पौधा इस परिवार के अन्य सदस्यों में कोको, कपास, भिंडी, गुरछी आदि है। तो रोजा हिबिस्कस इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेसिस
हिबिस्कस रोजा साइनेसिस है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। इस परिवार के अन्य सदस्यों में कोको, कपास, भिंडी और गोरछी आदि प्रमुख हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। बताइए, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है। किण्वन, दूध को फर्मेंटेशन दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का एक उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दही एक प्रमुख दुग्ध उत्पाद है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में मौजूदा लैक्टोज का किण्वन करके उसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जो दूध के प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके इसे दही में बदल देता है। लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है, जो दूध के प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके इसे दही के रूप में बदलता है। दही को खट्टा स्वाद प्रदान करता है। तो दूध में जो है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो दूध में जो शर्करा है लैक्टोज का किण्वन फर्मेंटेशन करके उसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एक जो हम लोग देखे थे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एस्टिक एसिड पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जबकि सिट्रिक अम्ल नारंगी, संतरा और नींबू आदि में। सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल जो है सेब में, और लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। तो सिरका में एस्टिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल जो है, साइट्रिक अम्ल जो नारंगी, संतरा, नींबू हो गया, मैलिक अम्ल जो सेब में हो गया, और लैक्टिक अम्ल दही में हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? बताइए, कीट के बारे में पूछ रहा है। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो अधिकांश कीट जो है ट्रैकिया प्रणाली होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा, ट्रैकिया समस्त कीटों को इंसेक्टा या कीट वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ये जलीय, स्थलीय या वायवीय होते हैं। इनमें आदर्श रूप से 3 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें श्वसन शाखान्वित ट्रैकी द्वारा होता है। तो ट्रैकिया द्वारा श्वसन करते हैं और 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये हम लोग इससे पहले देखे थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। बताइए। तो ये होगा एटीपी। प्रकाश से अंधकार प्रतिक्रिया में रूपांतरित होती है। ऊर्जा जो है प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में रूपांतरित होती है। एटीपी इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1954 में अर्नोन, एलन और वाटले ने प्रकाश द्वारा एडीपी से उच्च ऊर्जा युक्त एटीपी के निर्माण को फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दिया। क्लोरोफिल की सहायता लेते हुए प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से जल को विभाजित किया जाता है, जिससे हाइड्रॉक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग हो जाते हैं। सक्रिय क्लोरोफिल
सामान्य क्लोरोफिल इस क्रिया में स्वतंत्र हाइड्रोजन अस्थायी रूप से NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ADP से ATP और NADP से NADPH प्लस H बनते हैं। बनते ही पौधों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया में प्रकाश की भूमिका समाप्त हो जाती है। प्रकाश की सहायता से बने उत्पाद ही भोजन निर्माण के अगले चरण में काम आते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने वर्ष 1905 में ही यह बता दिया था कि इस भोजन निर्माण क्रिया के 2 चरण हैं। पहला प्रकाश प्रक्रिया और दूसरा अंधकार प्रक्रिया। अंधकार क्रियाएं एंजाइम द्वारा संपन्न होती है, अतः इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अंधकार क्रियाएं एंजाइम द्वारा संपन्न होती है, अतः इसमें ज़्यादा समय लगता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश प्रतिक्रिया प्रकाश की आवश्यकता होती है ATP तथा NADPH के निर्माण के लिए। अंधकार प्रतिक्रिया प्रकाश की आवश्यकता नहीं, ATP तथा का प्रयोग करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। शहद का प्रमुख घटक है, इसका आंसर करिए फटाफट। बताइए शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज नामक शर्करा है। शहद में इसकी मात्रा लगभग 40% होती है। शहद के अन्य घटक हैं ग्लूकोज, सुक्रोज व अन्य शर्करा। इसमें जल की मात्रा लगभग 17% होती है। 1% अन्य गौण घटक होते हैं सर, माध्य प्रतिशत के रूप में है। तो शहद में जो है प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज का होता है, ये लगभग 40% होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शहद का प्रमुख घटक है, ये 64 नंबर भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो अभी हम लोग 63 में क्या देखे हैं, फ्रक्टोज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है देखिए रेयान जो ऊन जो है एक प्रोटीन है, ये सही सुमेलित है। और रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, ये भी सही है। फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है, ये भी सही है देखिए। जबकि रेयान जो है स्टार्च नहीं है, ये गलत है। और जो गलत है वही आपको क्या होगा, सही होगा। रेयान सेलुलोज से बनाया जाता है, सेलुलोज। रेयान सेलुलोज से बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रेयान एक पुनर्निर्मित सेलुलोज फाइबर है जो पौधीय स्रोतों से निर्मित होता है। इसका विकास रेशम के विकल्प के रूप में किया गया था। रेयान मानव निर्मित प्रथम फाइबर है। अन्य जो है सुमेलित हैं। तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक हो गया और रेयान जो हो गया मानव निर्मित प्रथम फाइबर है। रेयान मानव निर्मित प्रथम फाइबर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
जो सेलुलोज से बना है। इसको ध्यान में रखिए, जबकि प्रश्न में दिया था स्टार्च, तो आरसी हो गया। रेयान जो सेलुलोज हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है, बताइए। तो औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र टॉक्सिकोलॉजी की स्थापना वर्ष 1965 में लखनऊ में हुई। यह विश्व विज्ञान के अलावा आला क्षेत्रों में शोध संचालित करती है। इसमें औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी रसायनों के मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव एवं वायु, जल तथा मिट्टी में प्रदूषकों के पर्यावरण संबंधी अनुवीक्षण सम्मिलित है। प्रयोगशाला का आदर्श मोटो, आदर्श वाक्य क्या है बताइए? पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उद्योगों के सेवार्थ। पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उद्योगों के सेवार्थ। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं, बताइए। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग जो है पौधों में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा वृद्धि दर नापने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग पौधों में वृद्धि दर मापने में किया जाता है। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग पौधों में वृद्धि दर मापने में किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि MRI निम्न में से क्या है? MRI जो होता है जब आप बीमार पड़ते हैं और कोई दिक्कत होती है तो खासतौर से हड्डियों और नसों में MRI किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि MRI निम्नलिखित में से क्या है? फटाफट आंसर करिए दोस्तों। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह एक परीक्षण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग ऊर्जा का प्रयोग शरीर के अंगों एवं शरीर के अंदर की संरचनाओं का चित्र प्राप्त किया जाता है। शरीर के अंगों एवं शरीर के अंदर की संरचनाओं का चित्र प्राप्त किया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग पर काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये तो इंसुलिन की खोज करने वाले थे वाइंटिग साहब। वाइंटिग, FG वाइंटिग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंसुलिन की खोज FG वाइंटिग ने की थी। फ्रेडरिक G वाइंटिग एवं जॉन मैक्लेओड ने संयुक्त रूप से की। इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1923 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। हालांकि इंसुलिन की खोज से चार्ल्स बेस्ट भी जुड़े हैं। तो बेस्ट, वाइंटिग और मैक्लेओड, बेस्ट, वाइंटिग, मैक्लेओड, ये तीनों जो है मिल करके या इन तीनों का योगदान जो है इंसुलिन की खोज में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करिए फटाफट।